गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग टॉलस्टॉय के घर में जो राम कुमार का लिखित निबंध है उस पाठ का अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 64 और 65, 64 एंड 65। फर्स्ट पैराग्राफ। आकाश गहरे नीले रंग का था और बिखरी धूप में मास्को की चमचमाती सड़कों पर उजले हरे रंग के पेड़ और सड़कों पर टहलते लोगों की परछाइयाँ अजीब अजीब सी आकृतियाँ बना रही थीं। हम लोग भी आए दिन जब रोड किनारे चलते हैं, जो जब धूप रहती है तो हमारी भी परछाई नीचे बनी पड़ती है और वह विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसा नज़र पड़ती है और उसे हम देखकर महसूस करते हैं कि यह हमारी परछाई है। लोगों में एक प्रकार का उल्लास था, यानी खुशी था, क्योंकि मास्को में धूप के दिन अधिक देर तक नहीं टिकते थे और मास्को के लोगों के बीच एक खुशी का माहौल था, एक उत्साह का माहौल था, क्योंकि बहुत दिन के बाद वहाँ धूप देखने को मिला था, क्योंकि वहाँ ज़्यादा देर धूप टिकते नहीं थे। सुबह नाश्ता करके मैं एक रूसी मित्र यूरा के साथ एक बड़ी सी कार में यास्नाया पोलाइना के लिए रवाना हो गया। यास्नाया पोलाइना के विषय में कब पहली बार पढ़ा था सो अब याद नहीं, लेकिन जब जब आना करीना और युद्ध और शांति पढ़ा तब तब इस अजीब से अनजाने स्थान की ओर आकर्षण और भी बढ़ता गया। टोल्स्टॉय की जीवनी में भी इस स्थान का विचित्र सा वर्णन पढ़कर कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन में इस स्थान को देखूंगा, और लेखक को यह कल्पना भी नहीं था कि वह एक समय आएगा जब उस स्थान को वह देखेगा। कार में बैठकर भी मुझे विश्वास नहीं हो सका कि मैं उस महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा हूँ, जहाँ विश्व साहित्य की अमर कृतियाँ लिखी गई थीं, जहाँ आना का चरित्र कागज पर उतरा था, जहाँ युद्ध और शांति के कितने ही सजीव चित्र रचे गए थे। प्रसन्नता के साथ साथ एक प्रकार का भय भी मेरे मन में समा रहा था कि कैसे वह सब मैं अपनी आँखों से देख सकूँगा, कैसे उस वातावरण के साथ अपने आप को समन्वय कर पाऊँगा, यानी अपनी आँखों से यह सारी चीज़ों को मैं किस तरह से देखूँगा, वहाँ के लोगों के बीच, वहाँ के समाज के बीच, वहाँ के जो कल्चर है, रहन सहन है, खान पान है, उन सब के बीच हम अपना सामंजस्य कैसे बैठा पाएंगे, ये चीज़ का उनको भय भी था। कार 70 मील की रफ्तार से भागी जा रही थी। सड़क के दोनों ओर हरे और गहरे पीले रंग के लहलहाते खेत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। कार में लगे रेडियो में न जाने किस संगीतकार के स्वर धीमे धीमे गूंज रहे थे। रात में कम सोने के कारण यूरा सीट पर सिर टिकाए सो रहा था और खुली खिड़की से बाहर के दृश्य देख रहा था, परंतु मन में यास्नाया पोलाइना की बात सोच रहा था। आज न जाने हृदय के कोने से कोने में, यानी कौन से कोने में, बार बार नताशा, लेविन, आंद्रे, डाली के धुंधले धुंधले चित्र मेरी आंखों के सामने घूमे जा रहे थे और मैं कोशिश करने पर भी उन्हें अपने से दूर नहीं कर पा रहा था। आगे है, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर पीछे छूटते जा रहे थे। जैसे जैसे कार की रफ्तार तेज हो रही थी, वो सारी छोटी छोटी शहर और छोटे छोटे गांव क्या है, पीछे छूटते नजर आ रहे थे। और रेडियो से पियानो, वायलिन, मेडलिन के स्वर हृदय के सब सोए भागों को एक एक करके जगा रहे थे। लगभग 150 मील की यात्रा हमने 3 घंटों में पूरी की और हम यास्नाया पोलाइना के बड़े फाटक पर जा पहुँचे। लगभग 100-150 घरों के एक छोटे से गांव के
सिरे पर टॉल्स्टॉय का घर है, जिसके चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए बाग बगीचे हैं। पास ही एक तालाब है, जिसके किनारे टॉल्स्टॉय घंटों जाकर बैठे रहते थे। आजकल इस मकान को सरकार ने म्यूजियम बना दिया है, जिसमें टॉल्स्टॉय का सामान तरीतवार यानी क्रमबद्ध सजाकर रखा गया है। छुट्टी न होने पर भी उस दिन वहाँ लगभग 1000 पुरुष, स्त्रियां और बच्चे वह म्यूजियम देखने आए थे। यानी कहने का मतलब है टॉल्स्टॉय का जो घर है उसे एक म्यूजियम संग्रहालय का रूप दे दिया था। और छुट्टी भी उस दिन नहीं था जिस दिन इन लोग घूमने गए थे, लेकिन उस दिन भी लगभग 1000 स्त्री, पुरुष और बच्चे उस म्यूजियम को देखने वहाँ पहुँचे थे। म्यूजियम के डायरेक्टर ने हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति को कर दिया जो टॉल्स्टॉय के सेक्रेटरी रह चुके थे, और सब उसकी अवस्था 70 वर्ष की लगभग थी, और जो व्यक्ति सेक्रेटरी की उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। परंतु उनकी मुद्रा को देखकर ऐसा जान पड़ा मानो टॉल्स्टॉय की चर्चा करते समय अब भी वह स्वर्गीय सुख का अनुभव कर रहे हो। यहाँ और जब सेक्रेटरी से मुलाकात होती है, सेक्रेटरी धीरे धीरे उनके विषयों के बारे में जानकारी देती हैं और बताते हैं कि यह वह पेड़ है। यानी एक पेड़ को दिखाकर सेक्रेटरी बताता है कि यह वह पेड़ है जिसकी छाया में बैठकर टॉल्स्टॉय किसानों को पढ़ाया करते थे। इस झोपड़ी में रेपिन रहा करते थे। जब कभी टॉल्स्टॉय के चित्र बनाने वह यहाँ आते, यानी रेपिन एक चित्रकार था। यहाँ टॉल्स्टॉय के घोड़े रहते थे। टॉल्स्टॉय ने अपनी माँ द्वारा लगाए गए बाग और पेड़ों की बड़ी सावधानी के साथ रक्षा की, क्योंकि जब वह 2.5 वर्ष के थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। परंतु टॉल्स्टॉय कभी आजीवन उन्हें भूल नहीं सका। हमारे गाइड धीरे धीरे रूसी भाषा में कहते जा रहे थे और यूरा मेरे लिए अनुवाद करता रहता था। छोटी छोटी पगडंडियाँ बरसाती नालों की भांति मकान के इर्द गिर्द फैले बाग में दूर तक सिकुड़ी हुई थी। कदम कदम पर टॉल्स्टॉय के जीवन की अनगिनत स्मृतियाँ, यादगार पल बिखरी हुई थी। कहीं कोई लकड़ी का बेंच था जिस पर वह सुबह बैठा करते थे, कहीं कोई पेड़ था जो उन्हें बहुत पसंद था। एक शाखा पर एक घंटा बड़ा सा लगा था, जिसे खाने के समय बजाकर परिवार के सब सदस्यों को डाइनिंग रूम में बुलाने की सूचना देता था। धीरे धीरे उस रहस्यमय वातावरण में हम लोग क्या होते जा रहे थे। एक कमरे में शीशे की अलमारियां में उनके कपड़े टंगे थे, मानो उन्हें अभी उतारे हो, और वह कपड़े ऐसा महसूस हो रहा था, इतनी बारीकी से साफ सफाई के साथ रखा गया था, जैसा लगता था कि टॉल्स्टॉय उसे अभी उतार कर वहीं टांगे हैं। उनका कोट, पतलून, ओवरकोट, ड्रेसिंग गाउन, मोजे, लंबे लंबे रूसी जूते, कमीजें सब थे। एक कोट के विषय में उनके सेक्रेटरी ने बतलाया कि आना करीना के रुपयों से उन्होंने वह कोट खरीदा था। दीवारों पर उनके और परिवार के चित्र टंगे थे। उनकी पत्नी और पुत्री को भी चित्रकारी का शौक था और उनके बनाए हुए चित्र भी दीवारों पर टंगे थे। अब है उनके पढ़ने लिखने कमरे के बारे में बताएं। यह उनके पढ़ने लिखने का कमरा था। एक कमरा को दिखाते हैं और वह बताता है यह उनके पढ़ने लिखने अध्ययन करने का कमरा था। एक कोने में छोटी सी मेज है जो बिना सिरहाने की एक तिपाई रखी थी, यानी एक चटाई रखी थी। मेज पर एक कलम है और दवात। इस तिपाई पर उन्होंने अपने जीवन का कितना बड़ा भाग बिताया होगा। यहाँ बैठकर उन्होंने आना करीना और युद्ध और शांति की रचना की होगी। यह कोना उनके मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। उनकी सादगी देखकर हृदय विचलित हुए बिना नहीं रहा जा सकता था। शेल्फों पर अनगिनत किताबें सजी हुई थी। वह जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भी पढ़ लेते थे। उनके पुस्तकालय में, यानी उनके घर में एक छोटा सा पुस्तकालय था
उस पुस्तकालय में लगभग 23,000 पुस्तकें थीं। उनके पास दुनिया के कोने-कोने से पत्र आते थे, जिनकी संख्या लगभग 20,000 थी, और वह अधिकतर उन पत्रों के उत्तर दिए करते थे। और जितने भी पत्र आते थे, वह कोशिश करते थे कि सभी पत्रों का वह उत्तर दें, और लगभग सभी पत्रों का उत्तर वह देते हैं। तो आज हम लोग टॉल्स्टॉय के घर में उनके पढ़ने लिखने का कमरा, खाना के समय जो घंटा बजाया जाता था जिससे सबको जमा होते थे, उनके द्वारा लगाए हुए बाग बगीचे, पेड़ पौधे, जहाँ वह बैठ कर किसानों को पढ़ाते थे, इन सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोगों ने इस पाठ में आज अध्ययन किया। आज हम लोग पेज नंबर 64 और 65 का अध्ययन किया। कल हम लोग पेज नंबर 66 और 67 का अध्ययन करेंगे।